हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 3 फरवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट या अप्रतिक्रियात्मक? तो इसका राइट आंसर होगा संवेदनशील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? पहला है व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। दूसरा है हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। तीसरा है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। और चौथा है हर किसी में विकास सामान्य में विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विकास किस पर निर्भर है? पहला है आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, तीसरा है भौतिक वातावरण। तो कौन सा होगा? केवल एक होगा? इसमें से क्या होगा बताइए? तो इसमें से एक, दो, तीन, तीनों होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? पहला है संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? पहला संतुलन, दूसरा असंतुलन, तीसरा प्रत्यक्ष अवबोधन और चौथा है भ्रम। तो इसका राइट आंसर होगा संतुलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण, आत्मकेंद्रियता, प्रतिवर्ती चिंतन या वैज्ञानिक तार्किकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आत्मकेंद्रियता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। पहला है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। दूसरा है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। तीसरा है कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। और चौथा है कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा दूसरा, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोविज्ञानीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत? तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए?
विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। और चौथा है, सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने। सॉरी गाइस, बाहर बहुत आवाज़ आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? पहला, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। दूसरा, जितना हो सके उतना कंठस्तीकरण करने हेतु। तीसरा, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर। चौथा, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा चौथा, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? ठीक है, पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है भावनात्मक बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि और चौथा है संगीत बुद्धि। तो इसका कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर होगा भावनात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभिकथन और कारण है। चलिए पहले अभिकथन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो इसका क्या होगा? कौन सा होगा? दोनों सही है कि दोनों गलत है? क्या होगा बताइए। इसका 2 यहाँ है और बाकी ये है। तो ये क्या होगा? का तो होगा पहला कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। तीसरा है, विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। चौथा है, कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, कि वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों से चुनौती दे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। दूसरा है, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। तीसरा है, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। या चौथा है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौथा, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? पहला, अधिगम के लिए आकलन। दूसरा, अधिगम का आकलन। तीसरा, असतत मूल्यांकन। या चौथा, योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, अधिगम के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? पहला, एकीकृत। दूसरा, समावेशी। तीसरा, विशेष शिक्षा और चौथा, अप्रगतिशील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समावेशी। अगला देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य दें। दूसरा, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। तीसरा, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं।
और चौथा, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पठन वैकल्प्य, गुणन वैकल्प्य, भाषा वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गति समन्वय वैकल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वलीनता जो ऑटिज्म होती है से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों को होने की संभावना रहती है? पहला, संप्रेषण में कठिनाई। दूसरा, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा। तीसरा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर। और चौथा, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रेषण में कठिनाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रबल इच्छा, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल या नवाचारी अनूठे विचार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिसारी सोच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की ओर उन्मुख होनी चाहिए या समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? पहला देखते हैं, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। तीसरा, संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। चौथा, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, कि उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश के रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश के रूप में अपेक्षित करती है? क्या रहेगा? चलिए देखते हैं। ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। दूसरा, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी। सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी या तानाशाह आज्ञाधीन जीव? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की डैश की प्रवृत्ति को अपनाता है। कमतर आंकने, अति नियमित, प्रतिबंधित या द्विभाषिक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अति नियमित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चलिए बताइए क्या होगा? अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अपसारी सोच, अनुक्रिया समुच्चय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपसारी सोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, या चौथा, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
दूसरा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज या परिकल्पना का निरूपण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है समस्या की पहचान। अगला देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? चलिए देखते हैं। पहला, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। तीसरा है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। चौथा है बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौथा, कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29।